8 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। के साथ में मैं हूं अंजू सिंह। सच के साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि से जुड़े वो विषय लेकर आते हैं जिनकी सच्चाई आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। और आज एक ऐसा ही विषय है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ बातों में नहीं है बल्कि उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव हमारी थाली तक पहुंच रहा है, यानी कृषि इससे कितनी प्रभावित हो रही है ये आप किसानों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए वैश्विक स्तर पर इस पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बिना समाधान के किसी भी समस्या को हम कम नहीं कर सकते हैं। किसी भी समस्या का जब तक समाधान नहीं निकालेंगे तब तक हमारी चुनौतियां कम नहीं होगी। तो जहां कृषि को लेकर यह भी बात होती है कि वैश्विक स्तर पर कृषि एक ऐसा सेक्टर भी है जिससे ग्रीन हाउस गैसेज या फिर ऐसी गैसेज होती हैं जिसके चलते जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो भी बढ़ती है। और जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 24 से 25% जो उत्सर्जन है वो कृषि का क्षेत्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृषि का ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पास इसका समाधान भी है? जी हाँ, और वो है समाधान कार्बन की खेती में। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल कार्बन की खेती क्या है, कैसे होती है? तो जैसे उत्सर्जन एक समस्या है, उसी तरह कृषि में ऐसे विकल्प हैं जिससे उसी कार्बन को जमीन में संचयन किया जा सकता है और इस उत्सर्जन की या फिर ग्रीन हाउस गैसेस की जो समस्या है उसे घटाया जा सकता है। तो इससे हमारे किसानों को क्या फायदा होगा? हाँ, पर्यावरण जरूर बेहतर होगा, लेकिन इसके अलावा किसानों को क्या लाभ हो सकता है? किसान इसमें अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं और कैसे इसके अगुवा हमारे किसान बन सकते हैं? आज इसी पर बात होगी सच के साथ में, यानी कार्बन की खेती। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पैनल से मुलाकात करवाएंगे, यानी विशेष मेहमान जो हमारे साथ कार्यक्रम में आज जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे एआई एंकर कृष। धन्यवाद अंजू। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है, क्योंकि खेती पूरी तरह मौसम, वर्षा और तापमान पर निर्भर करती है। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ किसानों की फसलों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है खेती के ऐसे तरीकों को अपनाने की जिससे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम हो सके। ऐसा ही एक तरीका है कार्बन खेती। कार्बन खेती जलवायु अनुकूल कृषि प्रबंधन की एक ऐसी प्रणाली है जो मिट्टी, पौधों और अन्य जैविक पदार्थों में कार्बन को संचित करने और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 24% है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। ऐसे में कार्बन खेती एक प्रभावी पद्धति है जो जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा दोनों चुनौतियों का समाधान देने की क्षमता रखती है। कार्बन खेती में कई प्रमुख प्रणालियां शामिल हैं, जैसे कृषि वानिकी, फसल चक्र और विविधीकरण, जैविक खेती, पशुधन प्रबंधन, बायोचार उत्पादन और आर्द्र भूमि का पुनर्स्थापन। कृषि वानिकी में खेती के साथ साथ पेड़ों को भी लगाया जाता है, जिससे वायुमंडल से कार्बन का संचयन होता है और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। यह मृदा अपरदन को रोकने, वायुरोधक का काम करने और भारी वर्षा से होने वाले ऊपरी मृदा कटाव को कम करने में भी सहायक होती है, जिससे कार्बन का संचयन वृक्षों के जैव भार यानी बायोमास के साथ साथ मिट्टी में भी होता है। वहीं फसल चक्र में एक ही भूमि पर अलग अलग फसलों को निश्चित क्रम में उगाया जाता है। इसमें एक ही मौसम में कई प्रकार की फसलें जैसे अनाज, दालें, फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। विभिन्न फसलों की जड़ संरचना और कार्बन संचयन की दर अलग अलग होती है,
इसलिए मिश्रित फसल प्रणाली मिट्टी में अधिक स्थिर और दीर्घकालिक कार्बन संग्रह सुनिश्चित करती है। दूसरी ओर बायोचार पायरोलिसिस प्रक्रिया से प्राप्त एक स्थायी और कार्बन समृद्ध पदार्थ है, जिसमें जैविक पदार्थों को सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह कई वर्षों तक मिट्टी में स्थायी रूप से बना रह सकता है और एक प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। स्पष्ट है कि कार्बन खेती सिर्फ एक तकनीकी अवधारणा नहीं, बल्कि एक समग्र कृषि दर्शन है जो उत्पादन, पर्यावरण और समाज तीनों को आपस में जोड़ता है। यह कृषि प्रणाली खेती को कार्बन उत्सर्जक से कार्बन संग्राहक में बदलने की क्षमता रखती है। कार्बन खेती को अपनाकर हम न केवल वर्तमान पर्यावरणीय संकट को कम कर सकते हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ भविष्य की मजबूत नींव भी रख सकते हैं। तो अभी आपने हमारे एआई एंकर कृष की ये रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको कार्बन की खेती के बारे में समझाया, जलवायु परिवर्तन की समस्या के बारे में भी समझा, और हमने ये भी जाना कि कैसे कृषि सिर्फ अनाज तो पैदा करती है, अनाज के अलावा और क्या क्या कर सकती है, कृषि में क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह की संभावना है, उसे भी आपने जाना इस रिपोर्ट के माध्यम से। यानी सिर्फ अनाज नहीं पैदा करती कृषि, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और उनमें से एक है कार्बन की खेती। तो चलिए आज जो हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल है, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ राजवीर शर्मा जी हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, और हमारे साथ डॉक्टर अंकित कुमार हैं, आप जाने माने पत्रकार हैं और कृषि के मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। और हमारे साथ श्री कुलदीप सिंह जी भी जुड़ेंगे, जो कि एक किसान है, वो भी अपना अनुभव साझा करेंगे। कुछ देर में उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं सर राजवीर जी आपसे जानना चाहूँगी, कुछ बातें हमने रिपोर्ट में बताई, लेकिन एक बहुत ही सरल सिंपल भाषा में हम बात करें तो कार्बन की खेती क्या है? क्योंकि कार्बन को लेकर जो हमारी अवधारणा है वो बहुत ही नेगेटिव है, लेकिन कृषि का क्षेत्र ऐसा है कि वही कार्बन कृषि के लिए वरदान माना जाता है, और इससे दो तरह के फायदे हैं। मैडम बिल्कुल, आपने जो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक ऐसा विषय का चुनाव किया है जो बहुत ही उपयोगी है फार्मर्स के लिए। किसान कार्बन की खेती के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ शायद नहीं भी जानते होंगे, लेकिन इस मंच से हम कार्बन की खेती की जो चर्चा करेंगे उससे निश्चित है कि काफ़ी किसानों को फायदा होगा। कार्बन की खेती एक आधुनिक तकनीक है, कृषि की आधुनिक तकनीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी मिट्टी के अंदर, अपने पौधों में अधिक से अधिक कार्बन का संचय करें। जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी बताया है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अपनी मिट्टी में, अपने पौधों में कैसे सोख करें, कैसे उसका संचय करें, और जिसके कारण हमारी जो खेती है वो बदलते हैं जलवायु के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कैसे झेले। जी जी, उसको झेलने की क्षमता कार्बन का कंटेंट जितने से जितना ज़्यादा हमारी मिट्टी में होगा, पौधों में होगा, उसकी क्षमता जलवायु परिवर्तन, जैसे अभी बताया आपने रिपोर्ट में, टेम्परेचर बढ़ता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, और कभी कभी हम सोचते हैं बारिश पूरे महीने होंगी, लेकिन एक हफ्ते में ही बारिश बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में सीधा असर जो क्लाइमेट चेंज का होता है वो हमारी खेती पे होता है। उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम सब लोग, किसान मेहनत से बीज लाता है, पानी देता है, इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता है, अगर वो थोड़ा सा चेंज कर ले अपने जो पैटर्न में, जो तकनीक में, तो वो कार्बन का जमाव अपने खेत में कर सकता है। कार्बन का जमाव जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है, खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो खाना बनाने के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योग बहुत बड़ा है। जैसे पानी है, सूर्य की ऊर्जा है, इसी प्रकार हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। हमारे पौधों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, हमारी फसलों के पौधों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, उसमें जितना कार्बन कंटेंट होगा, चलिए आगे हम ही पैदावार किसान को
देगी। तो जैसे आपने बताया कि जितना अधिक कार्बन कंटेंट होगा वो हमारे फसलों के लिए बेहतर है और इससे जो जीवांश है वो भी बढ़ते हैं। लेकिन ये कैसे कैसे किया जा सकता है, इसमें कौन सी पद्धतियां हैं, ये भी हम आगे समझेंगे और हम किसानों का भी अनुभव जानेंगे। हमारे साथ श्री कुलदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका सच के साथ में। आप एक किसान हैं और आपसे भी जानेंगे कि क्या किसान इस विषय को समझ रहे हैं, पर्यावरण को लेकर वो कितने चिंतित हैं और जलवायु परिवर्तन से किस तरह की समस्याएं प्रैक्टिकली किसानों को यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमारे जो एक और गेस्ट हैं उनसे मैं बात करती हूँ। डॉक्टर अंकित जी हैं। अंकित जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन, तो पहले तो यही मुझे लगता था कि डिबेट रहती थी कि ऐसा कोई विषय होता ही नहीं है, ये मनगढ़ंत विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि एक हमारा जो ये एक दशक रहा है उसमें ये सोच बदली है और जब हम देख रहे हैं कि किसान खेती में कितना जूझ रहा है तो अब लोग कम से कम ये मानने लगे हैं जलवायु परिवर्तन सत्य है, ये हो रहा है और इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि अब प्रभाव दिख रहा है तो क्या लोग इसको समझते हुए इससे कैसे उभरा जाए या फिर क्या किया जाए ताकि इसे रोका जा सके, क्या वो सोच दिखाई देती है लोगों में? देखिए अंजू जी, इसमें एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसमें कि कार्बन प्रकृति में जो फैला हुआ है वो पेड़ों को हो सकता है, वायुमंडल में जो फैला हुआ कार्बन है वहाँ हो सकता नहीं है। जिस तरह प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है लगातार, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, हमारी पूरी खेती जो है सबसे अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो वो प्रदूषण से हो रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के रिकॉर्ड हैं और अभी बताया जा रहा है कि 2050 तक जो हमारी चावल की जो वर्षा से जो पैदावार है, ये जो संकट है इससे कम से कम 20% हमारी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी और 2080 तक इसका जो प्रतिशत है वो बढ़कर के 47% जा रहा है, जो बहुत घातक है। अब इसका ये दूसरा पक्ष क्या है कि किसान क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें एक मेरा सकारात्मक पक्ष ये है कि बहुत सारे मैं राज्यों में देख रहा हूं कि किसान अपने खेत पर मेड़ बना रहे हैं और मेड़ पर पेड़ लगा रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि जब वो मेड़ पर अपने पेड़ लगा रहे हैं तो जो बड़े पेड़ खड़े हो रहे हैं उससे कार्बन पेड़ों में सुरक्षित हो रहा है और खास करके जब पेड़ खड़े हुए हैं तो कार्बन को मिट्टी में दबा के रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जुताई करने की जरूरत नहीं है, जैविक खाद का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जब हम कार्बन खेती की ओर जा रहे हैं तो वो आपको इनडायरेक्ट इशारा करता है ऑर्गेनिक खेती की तरफ, जो सबसे बड़ा संकट है आज स्वास्थ्य की जो बड़ी चुनौती है। एक बड़ा बाजार ऑर्गेनिक का है और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है इसको स्वीकार भी कर रही है। हम बाजार में देखते हैं, आप देखेंगे सामान्य प्रोडक्ट्स में अगर दाल या कोई अनाज अगर वो ऑर्गेनिक के नाम पे उनको रेट भी अच्छा मिल रहा है, तो मैं तो किसान भाइयों से एक ही बात कहूंगा कि आप कार्बन खेती में इसलिए आइए क्योंकि आपकी फसल में आपको दूना तिगुना आपको रेट मिलने वाला है जी। और आपकी मिट्टी भी सुरक्षित होगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। तो आप किसान मतलब इस पर विचार कर रहे हैं, अब सोचने लगे हैं जी। चलिए, तो अब हमारे जो किसान हैं उनसे बात कर लेते हैं। कुलदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कार्बन खेती जो हम बात कर रहे हैं या फिर ऐसे फसलों का चुनाव करना जिससे जो पर्यावरण है वो संरक्षित हो, मिट्टी में कार्बन कंटेंट बढ़े, जीवांश बढ़े, क्या किसान अब इस चीज को फोकस कर रहे हैं या फिर अभी भी उनका फोकस यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फसल ले, चाहे उसमें केमिकल लगे या फिर जो भी लगे? सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आपके चैनल के माध्यम से बहन जी मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्बन की मात्रा किसान ही बढ़ा सकता है, ना कि कोई और उपाय है। कार्बन की मात्रा गाय के गोबर गोमूत्र पौधों से बढ़ेगी। जब हम जैसे आच्छादन या मल्चिंग जिसको बोलते हैं, खेत की खरपतवार या जो भी फसल का अवशेष है उसको उसी में दबाएं और गोबर की खाद गोमूत्र का प्रयोग करें। उससे वायु प्रदूषण और जो जल की मात्रा जो बढ़त घटत है हमारी, जैसे मैं एक प्राकृतिक किसान हूँ, 14 एकड़ में मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, तो और किसानों की निस्बत मैं अगर पानी 4 लगाता हूँ तो वो किसान 5 पानी उसमें फसल में लगाते हैं। तो एक कार्बन की मात्रा के कारण पानी की जो है ना कम प्रयोग होता है और पर्यावरण में भी जैसे हम यूरिया DAP का प्रयोग करते हैं उससे जो है ना हमारी जमीन भी और हमारी वायु भी दोनों प्रदूषित हो रही हैं। जबकि कार्बन बढ़ने से, कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाने से पानी भी बचेगा, वायु जो हमारी हवा में जो जहर घूम रहा है उससे भी बचाव होगा।
चलिए, तो ये तो आपने बताया, लेकिन सर अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगी राजवीर जी कि जब हम अब जब बार बार कह रहे हैं कार्बन की खेती, तो आप ये भी समझा दें कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो ये कार्बन संचयन है, जो कार्बन सीक्वेंसिंग कहा जाता है, ये सीक्वेस्ट्रेशन, ये कैसे होता है, ये क्या है? देखिए, ऐसा है, पौधों में जितना भी ड्राई मैटर होता है, बायोमास जो होता है, उसमें कार्बन से काफ़ी प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बन का संचय होता है। कार्बन मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा होने का कारण ये है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका मिनरलाइजेशन वो मैं समझ गई, लेकिन क्योंकि हम बता रहे हैं किसानों को कि कार्बन की खेती, ठीक है, तो उससे मन में यही सोच आती है कि वो कैसे खेती होगी, मतलब कैसे, क्या कुछ उसमें देखिए, तो इसे थोड़ा सरल बताएं कि कैसे कैसे कार्बन की खेती, इसके घटक क्या क्या है? देखिए, जब किसान अपने खेत में जाता है, तो आज हम संरक्षण खेती की बात करते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे सॉइल के अंदर कार्बन है और हम उसकी जुताई बार बार कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो कार्बन ऑलरेडी जमा है मिट्टी के अंदर, वो ऊपर आ जाएगा और उसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण होते ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और आपके खेत से भाग जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हम अपनी जुताई को कम से कम करें। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक प्रिंसिपल है कि हम अपनी मिट्टी को कम से कम डिस्टर्ब करें, कम से कम उसमें हैवी इंप्लीमेंट्स यूज करें, कम से कम टिलेज करें, जिससे क्या होता है कि हमारी जो कार्बन कंटेंट जो अंदर जमा है वो एक्सपोज नहीं होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बन करके वातावरण में दोबारा नहीं जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जो है, कभी कभी आपने सुना होगा, पुराने जमाने में हम कहते थे कि हमने अपना खेत साडू छोड़ दिया। साडू का मतलब किसान भाई समझते होंगे ये कि भाई हम फैलो छोड़ देते कि भाई इस महीने, इस 6 महीने में हम कोई खेती नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा है कि हम अपनी जो जमीन है, जो खेत की जमीन है, उसको कवर अप करते हैं। हम ऐसी फसल उगाएं जिसका बायोमास ज्यादा बने, कवर क्रॉप, जैसे मूंग बीन लगा दी, जैसे ढैंचा लगाया, मतलब खाली सतह नहीं छोड़नी, जिससे सन की जो ऊर्जा है मिट्टी में पड़े और जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा कार्बन कंटेंट है, वो वायु में मिलकर उड़ जाए। तो कवर क्रॉप्स का प्रयोग करें और अलग अलग फसलों का प्रयोग करें, एक तरह की फसल नहीं होती। अब मैं दर्शकों को ये समझा दूं, मैंने इसलिए इस पर जोर डाला क्योंकि हमने इसका टाइटल दिया कार्बन की खेती। अब किसान ये ना समझे कि कोई ऐसी फसल है जिससे कार्बन पैदा होगा। इसका मतलब ये है कि आप ऐसी खेती करें जिससे जो कार्बन कंटेंट है मिट्टी का वो बढ़े। इससे क्या है कि आपकी फसलें बेहतर होंगी और हम जो जलवायु पर, जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पद्धति वही है जो किसान कर रहा है, फसलें वही हैं जो आप उगा रहे हो। कार्बन खेती कोई विशेष फसल का नाम नहीं है, ये एक पद्धति है, ये आधुनिक जो है कृषि पद्धति है, जिसका प्रयोग करके, जिसमें कई चीज हैं, कई कंपोनेंट्स हैं इसके, जैसे एक हो गया कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, एक हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक हो गया कवर क्रॉप्स, एक हो गया ग्रीन मैन्योरिंग, दूसरा हो गया आपको एग्रोफोरेस्ट्री में जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि भाई जब हम क्या करते थे, जब कभी कोई बारिश होती है वो बहुत तेज होती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि हमारी मिट्टी जमी हुई है उसको बह करके ले जाती है, वो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स होता है। सॉइल को हम कैसे कंजर्व करें, पानी को हम कैसे कंजर्व करें, मेड़ों पे पेड़ लगाएं, वो पेड़ लगाएं जो ज्यादा साल तक चलें, जो बायोमास इकट्ठा करें, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनको रिकमेंड नहीं करते हैं, जिनके पत्ते छोटे होते हैं। कृषि वानिकी के भी अलग अलग मॉडल्स हैं। आपकी जलवायु कैसी है, आपके यहाँ मिट्टी कैसी है, उसके अनुसार आप कौन से पेड़ लगा सकते हैं, और वो भी एक साइंस है। और दूसरी बात किसानों को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कार्बन की खेती, जितना आप कार्बन अपनी मिट्टी में जमाएंगे, स्टोर करेंगे, उसका आप पैसा भी कमा सकते हैं। उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। जी जी। कार्बन क्रेडिट से किसान भाई अपना, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं किसान भाइयों को कि मैं बैंक से लोन लेता हूं, कई तरह के लोन लेता हूं, मैं पेमेंट बार टाइम से देता हूं बैंक को, तो मेरा स्कोर कार्ड बढ़ता है, जी जी, मेरे पॉइंट बनते हैं। इसी तरीके से जो किसान भाई अपने खेतों में ज्यादा कार्बन का स्टोर करेगा, उसके क्रेडिट पॉइंट बढ़ेंगे। वो उन क्रेडिट पॉइंटों को जो है किसी
को बेच भी सकता है और हम्म। पैसा भी कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये एक बहुत बहुत और सर कहते भी हैं कि बिजनेस की भाषा में कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है वो होता है धन, वित्तीय। वित्तीय जब तक आप उसके साथ कुछ ऐसा नहीं जोड़ते हैं तब तक उस तरह का रिस्पांस नहीं दिखता। और हमने ये भी देखा है कि जब किसानों को ये समझाया जाता है कि कार्बन क्रेडिट्स होते हैं जिसे आप फायदा ले सकते हैं, तो वो भी फिर समझने लगते हैं कि हाँ, अच्छी फसल के लिए मुझे अच्छी मिट्टी चाहिए, और मिट्टी अच्छी होगी, अच्छी फसल होगी, तभी मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं। जी। गवर्नमेंट से बहुत सारे, हमारी भारत सरकार ने तब बहुत ब्रेक लेना। सारी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बहुत जी। सारी स्कीम्स बनाई है। मंत्रालय, कृषि जी। मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने कई उनके अपने जो है जो क्रेडिट मार्केट है, इनकी पूरा जी। सिस्टम्स है। और एक क्रेडिट का कीमत भी फिक्स कर रखी है कि भाई इस तरीके का, अगर मान लो आपने जी। इतना 1 क्रेडिट पॉइंट बनाया है तो आप इतने में इसको बेच सकते हो, उसकी वैल्यू भी है, पैसा ठीक है भी, उसका रेट भी फिक्स किया हुआ है। ठीक है सर, हमें यहाँ पर ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्या जो हम कार्बन की खेती कह रहे हैं, क्या ये भविष्य की खेती हो सकती है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम महसूस कर रहे हैं, हमारे जीवन पर इसका प्रभाव आ रहा है, हमारे खान पान, रहन सहन, हमारी यहाँ तक कि सोच में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो इसका भविष्य क्या है, और इसे और संगठित और बेहतर करने के क्या प्रयास करने की ज़रूरत है, लोगों को और अवेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी ये बहुत दूर की कौड़ी मालूम पड़ती है, मतलब अगर आप इस सोच के साथ खेती कर रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज का हमारा विषय है कार्बन की खेती। अब ये कार्बन की खेती है क्या, ये हमने आपको ब्रेक से पहले समझाया। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर अंकित, मैं आपके पास अब आना चाहूँगी। और जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में आपको क्या लगता है कि जो हम कार्बन की खेती की बात कर रहे हैं, इसका भविष्य क्या है? क्या इसमें और हम रुझान की कोशिश कर सकते हैं? क्या इसमें हमारे जो किसान हैं या फिर जो हमारे यंगस्टर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, क्या उनकी भूमिका और अहम हो सकती है? इसका भविष्य क्या और सुनहरा हो सकता है? देखिए अंजू जी, ये भविष्य भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य रहेगा, हमारा जीवन रहेगा तो ही ठीक रहेगा। जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है, मैंने अभी पहले भी चर्चा की, और जो खेती में जिस तरह कीटनाशक का प्रभाव हो रहा है, पूरा दवाइयों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे उसका स्वास्थ्य पर भी बहुत खराब असर पड़ रहा है। इसको लेकर के भी हमको अब कार्बन खेती की ओर जाना पड़ेगा। कारण क्या है कि जो ऑर्गेनिक खेती है वो आपको स्वस्थ भी रख रही है, और इस कई एरिया में मैंने देखा, कई स्टेट में मैं खुद गया, किसान भाई इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं। जैसे हमारे अभी किसान भाइयों ने बताया कि ये कुछ नया नहीं है, आपको अपनी पुरानी पद्धति जो आप भूल गए हैं, जो खेत पर मेड़ आप बनाते थे, पहले बनाते थे, अभी ये नवीनीकरण के चक्कर में जो आप भूले हैं, आपको फिर पुरानी उस प्रथा में आना है। बिल्कुल। और वो जो बड़े पेड़ों के पत्ते जब खेत में गिरेंगे तो आपकी वो जो पूरे खरपतवार जो इकट्ठा होगा उसको आपको खेत में ही रखना है। और एक सबसे बड़ा संकट जो पराली का है, जो किसान भाइयों में अक्सर आरोप लगता है कि वो खेत में जलाते हैं, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उसको आप खेत में ही संरक्षित करेंगे किसी भी तरीके से, तो वो आपके कार्बन को बढ़ाएगा और आपकी खेती की उपज बढ़ेगी। दूसरी बात, रीजन क्या है कि जो भविष्य का संकट है, जो खाद्यान्न में जो जिस तरह ही हमारे कीटनाशक का प्रभाव पड़ रहा है,
और कई बार इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई है, इस पर चिंता जाहिर हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बैठक हुई है कि कैसे हम अपनी खेती को बदलें ताकि उस खेती का, दूसरी ओर किसान भाइयों को लगता है कि हम जैविक खेती की ओर जाएंगे, हम उसमें अगर गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो कम उपज होगी, ऐसा मिथ है। जबकि कई एरिया में लोग, अभी किसान भाई बता रहे हैं कि 14 एकड़ में खेती कर रहे हैं, उसमें उपज भी उनको ठीक मिलती है और उपज का दाम भी उनको ठीक मिलता है। जी। साथ ही जो आप उगा रहे हैं वो भविष्य के यूथ के लिए एक भविष्य है उसका, वो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य भी दे रहा है। मैंने देखा है अभी बहुत सारे स्टार्टअप इसको लेकर के, बहुत सारे ऐसी कंपनियां बायोचार बना रहे हैं स्टार्टअप्स, मैंने भी देखा है। जी, बहुत सारे स्टार्टअप आ गए हैं जो मिलेट्स को लेकर के उत्पादन बना रहे हैं, जिनको जो ऑर्गेनिक के नाम पे पूरा जो बाजार एक खड़ा हो रहा है, उस पर प्रति भरोसा भी है। बाजार एक अलग बात है, उस भरोसा भी है, उसकी जरूरत भी है। और किसान को ये बात अगर समझ में आ जाएगी कि उसकी जो गांव की देसी अरहर की दाल है वो शहर में उद्योगपतियों से लेकर बड़े बड़े लोगों को पसंद आ रही है, बिना पॉलिश वाली उसमें उसका टेस्ट भी अलग है, उसका रेट भी अलग है। जी। देसी के नाम पे जो गांव का प्रोडक्ट है उसका अच्छा रेट मिल रहा है, तो हमें उस प्रथा में जाना पड़ेगा। हाँ, आप अगर ऑर्गेनिक के नाम पे, बहुत सारी कंपनियां आप तो किसानों को कहती हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करिए, आपका अगर अरहर आपकी, अगर एक उदाहरण के लिए अगर वो 30 रुपए में बिक रही है तो हम 60 रुपए दे रहे हैं, वो मतलब दुगना रेट दे रहे हैं। तो ये प्रोत्साहन के लिए कई स्टेट में ये खेती शुरू हुई है और ये भविष्य की जरूरत है। 100% बाय का प्रॉमिस है कि भाई आप लाइए, और 100% मतलब ऑर्गेनिक उत्पादन है नहीं है, लोग इस पे आना पड़ेगा क्योंकि डिमांड भी है, और इसको लेकर के अगर हम पूरी तरह से आएंगे और ठीक है। जी कुलदीप जी, आप क्योंकि आप किसान हैं और हम बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम किसानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, हम कार्बन सिक्वेंसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत आसान शब्दों में बात करूंगी। किसानों से बहुत उम्मीदें की जा रही हैं। अब आप ये बताएं, जो हम कार्बन खेती की बात कर रहे हैं, इसमें कृषि वानिकी है, इसमें फसल चक्र है, इसमें बायोचार है, और इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैविक तरीके से खेती करना, किसानों के लिए सबसे व्यवहारिक क्या है? क्या हम कुछ ज़्यादा ही किसानों से उम्मीद कर रहे हैं, या फिर किसान ये सब तो करता ही आया? आप अपना यहाँ पर नज़रिया रखें। मैं बहन जी ये कहूँगा, किसान ये कोई प्राकृतिक खेती, नई खेती नहीं है। ये नई खेती हम जो 50-60 वर्ष की आयु के लोग हैं उनको नई लग रही है। न तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, मेरे पिताजी की 89 वर्ष की आयु है, उन्होंने ये प्राकृतिक खेती की है। लेकिन मैं उस गांव से संबंध रखता हूँ जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो उस समय वो दौर था कि भाई देश में अनाज की कमी थी, लेकिन आज अनाज की कमी नहीं है, आज गुणवत्ता की जरूरत है। और गुणवत्ता हम जो ये प्राकृतिक खेती है, सरकार ने हमारी ने अभी इतना दबाव दिया है, इतना प्रयास किया है, इतना सहयोग किया है किसानों को कि अगर हमारा भी फर्ज बनता है। जैसे ही हम अब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि 14 एकड़ में कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती तो सर आपने क्या मतलब आप अपना पूरा मॉडल जरा हमें समझाएंगे कि जैसे आप बता रहे हैं प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो क्या फसल चक्र भी अपनाते हैं उसमें? बिल्कुल। और क्या आपने कृषि मतलब क्या मेड़ पर पेड़ या बड़े ऐसे पेड़ लगाए हैं? आप अपना पूरा एक बार हमारे दर्शकों को मॉडल समझाएं। मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि मैंने पूरे 8 एकड़ के, तो मैंने चारों तरफ से पौधे लगा रखे हैं, पेड़ हैं। दूसरी बात है, जो हम फसल चक्कर अपनाते हैं उसमें ढैंचा है, मूंग है, अलग अलग फसल, जिसमें आज इस खेत में ये फसल है तो अगले 6 महीने बाद दूसरी फसल रहेगी, और अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना। और एक फसल पे किसान को दबाव ना देकर, जोर ना देकर अलग अलग फसलें उसमें बाई दिए, किसी कारणवश हमें इसमें अगर घाटा रह गया तो दूसरी फसल हमारी वो उसको पूर्ति कर देगी। तीसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राकृतिक खेती उस किसान को उसकी जमीन में सुधार है, जिसको वो प्रोडक्ट दे रहा है खाने को, उसका स्वास्थ्य ठीक है, और मेरे को उसके पैसे डबल मिल रहे हैं। तो हमने जैसे मूंग लगाई, मूंग बाजार में 60 रुपए किलो थी, और हमने 120 रुपए, 220 रुपए, 80 रुपए की थी, 80, 70, 80, हमने 220 रुपए, और घर से एक दाना भी हम कभी भी गेहूं, सरसों या मूंग, चना हम बाहर बाजार नहीं लेकर जाते, हमारा सारा घर से बिकता है। तो कारण यही है कि प्राकृतिक खेती, उसी के कारण जो है ना हमारे रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, हमारी मिट्टी स्वस्थ है, और जिसको हम जो भी खाद्य पदार्थ दे रहे हैं उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो हमने इस पे
आना पड़ेगा। और ये कोई नई खेती नहीं है। जी, और जी। हाँ, नई हाँ, खेती बिल्कुल, के लिए तो- तो हम बाय द वे अगर कुछ तितर बितर भटक सकते हैं, लेकिन ये तो पुरानी पद्धति है, इसमें कोई नया नहीं है। बिल्कुल, ये इसी बात को मैं बार बार आपसे चाहती थी कि एक बार फिर से इसे हम क्लियर कर दें कि क्या क्या इसमें नया और कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं। अब राजवीर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसा हम कह रहे हैं कि भविष्य की खेती क्या ये ज़रूरत भी है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है और ऐसा कुछ नया नहीं है जिसे हम बता रहे हैं, लेकिन हाँ, आज की ज़रूरत है, आने वाले समय की ज़रूरत है, ये बात पुख्ता है। लेकिन अगर हम एक आर्थिक लाभ की भी बात कर लें, जिसको हमने थोड़ा सा छुआ था, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, कार्बन की खेती और कार्बन क्रेडिट से लाभ, इसका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? कैसे किसान इससे कमाई भी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि उससे उनका आत्मबल भी बढ़ेगा। देखिए, हमारी भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहता है कि कई बार संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर ये क्लाइमेट चेंज का जो इशू कई बार उठा कि कुछ देश जो ज्यादा प्रदूषण पैदा करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो उनको जिम्मेदारी कैसी बांटी जाए। और कुछ प्रदूषण करके विकसित बन चुके हैं और दूसरों पे अब जोर कर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। जी, जी। तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई 5 जो है लक्ष्य रखे थे समिट में कि भाई हम जो है 2070 तक 2070 तक हम जो है शून्य इमिशन, नेट जीरो इमिशंस जो है गैसेस का करेंगे। और 2030 तक जो है उन्होंने कहा कि भाई हम जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है 35% तक उसका इमिशंस हम रोक सकेंगे। तो ये टारगेट किस लिए रखा गया कि जिससे हमारा प्रदूषण जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, उसको रोकने के लिए अगर हम खेती को, ये सही बात है, ये नई खेती नहीं है, लेकिन ये सिस्टमेटिक खेती और ये अगर हम करेंगे, भी है, सतत है ये। हाँ, ये सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। पहले मैंने कहा कि पहले जब जरूरत किसान जो है अपनी 5 महीने खेत खाली छोड़ता था, वो उसका पर्पस क्या था कि वो फर्टिलिटी को रिचार्ज हो जाए, फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन आज हम उस स्थिति में नहीं है, हमारा किसान, हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो बढ़ गई है, हिस्सों में बढ़ गई है, आमदनी का सोर्स है, किसान अपनी जमीन को खाली नहीं छोड़ सकता। तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से मैनेजमेंट करना है, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहो, हमारी मिट्टी भी सुरक्षित हो और हमारा उत्पादन भी सुरक्षित हो, और हमारे जो खाने वाले हैं उत्पादन को, गेहूं को, चावल को, वो भी सुरक्षित रहे। तो एक सिस्टम हमको, एक पद्धति हमको प्रणाली है। जैसे फसल चक्र की बात की, जैसे विविधीकरण की बात करी, हमको थाली में दाल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, दूध भी चाहिए और धान्य फसलें का भी योगदान चाहिए। तो हम सब तरीके खाना चाहिए। वो जमाना था जब हम खाद, ग्रीन रिवोल्यूशन आई, उस टाइम खाद काफी यूज किया, उस टाइम हमारा पेट खाली था। आज हमारा पेट भरा हुआ है, तो हम गुणवत्ता की बात करेंगे। गुणवत्ता के लिए कार्बन खेती ही, बिल्कुल, कार्बन खेती अब देखिए, अब पोषण की बात हो रही है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा तो हमने कर ली है, लेकिन अब पोषण सुरक्षा, पोषण की बात होगी। हमको अपनी जो मिट्टी है, कार्बन खेती भविष्य की एफडी है। बैंक में एफडी कराते हैं ना, किसान भाई को मैं समझाना चाहता हूँ, कार्बन खेती हमारे भविष्य की एफडी है, जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने किसानों को समझाया और मुझे लगता है एफडी तो हम सबको ही समझ आती है। चलिए अंकित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जन की हम बात कर रहे हैं, और कृषि का भी क्षेत्र है जिसमें कहा जाता है कि इसका उत्सर्जन होता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन है क्षेत्र, उसमें भी उत्सर्जन होता है। अब जब ऐसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी है और वहीं इसका समाधान भी है, तो इनका बैलेंस कितना खूबसूरत हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? बिल्कुल, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खास करके वो क्षेत्र जहां आपने देखा होगा ईंट भट्ठे हैं, जहां लगातार धुआं निकल रहा है, और ख़ास करके जो जल प्रदूषण भी, बहुत कई ऐसे सिटी हैं जो ग्रामीण एरिया से लगे हुए हैं, वहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो इसका सीधा असर
अगर हमारी गंगा नदी और या हमारे नदियों में अगर प्रदूषण है तो उसका असर खेत में होगा, क्योंकि किसान भाई उससे पानी ले रहे हैं। जी जी। तो उसका जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और उसका असर हमारी फसल पे हो रहा है। अब वहाँ प्रदूषण भी है। अब ये समाधान यही है कि चूंकि हमें अपने खेत में, अगर हम जैविक खेती पे जा रहे हैं, हम अपनी खेती में गोबर का खाद यूज कर रहे हैं, कीटनाशक की जगह अगर हम गौमूत्र का उपयोग कर रहे हैं, या और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिन हम जो केमिकल से बच करके अपनी खेती को बचा सकते हैं। निश्चित मानिए, हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी खुद हमारे साथ में जो किसान भाई बैठे हैं वो बता रहे हैं कि मूंग में उनको घर बैठे दुगना तिगुना उनको रेट मिला है। जी जी। तो निश्चित ही आप जब इस खेती में जाएंगे, चूंकि ये भविष्य है और भविष्य का संकेत है, आपका उगाया हुआ एक एक अन्न जी जी। आज बाजार में शुद्ध ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि अब वो जो हमारी बाहरी विदेशी कंपनियां, उनको समझ में आ रहा है जी जी। कि जो ऑर्गेनिक का प्रभाव है वो कितना है। क्योंकि दालें हैं उसमें कीटनाशक का प्रभाव है, अनाजों में कीटनाशक प्रभाव, सब्जियां कितना, आप देखिए कि सब्जी को बचाने के लिए, वो मंडी तक लाने के लिए उसको में कितनी बार हमको छिड़काव करना पड़ता है। तो इसका समाधान यही है कि आपको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी। जी जी। आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे को बच्चों को छोड़िए, क्योंकि आप किसान हैं, आपका बच्चा भी वही खा रहा है। बिल्कुल। तो अपने जब बच्चे की चिंता करेंगे स्वास्थ्य की, तो दूसरे के बच्चे की चिंता हो जाएगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। चलिए, आय की बात आपने की, तो कुलदीप जी अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप तो ऐसी खेती कर ही रहे हैं, तो हमारे किसानों को ये समझाएं कि क्या इस तरीके की खेती से उनकी लागत कम होती है, और क्योंकि लागत कम होगी तो निश्चित तौर पर उससे उनकी आय भी बढ़ेगी। क्योंकि अभी भी ये एक दिमाग में कहीं ना कहीं एक गांठ बनी हुई है किसानों की कि अगर हम इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पैदावार कम हो जाएगी और हमारी अल्टीमेटली आय कम होगी। तो मैं चाहूंगी इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। ऐसा है बहन जी कि जो ये दिमाग में हम किसानों के भरा है कि भाई इससे पैदावार कम होगी, किसान को कारण है कि जो ये 50-60 वर्ष बीत गए उसमें तो हमने अपना लिया कि भाई हम इतना डीएपी और इतना यूरिया प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल इतनी होगी। सिर्फ उसमें ताकत की आवश्यकता है कि भाई हमने ताकत कितनी देनी है। प्राकृतिक में ये नहीं पता अभी तक लोगों को, जो हमारी आयु के हैं, कि भाई इस फसल में हमने इसको खुराक यानी ताकत, घी, तेल कितना देना है। सिर्फ यही कारण है, नहीं तो पैदावार कम नहीं होती। दूसरी बात, अगर कम भी होगी बोझा ढोने से तो अच्छा ये है कि उसके अच्छे रेट हमें मिल रहे हैं। प्राकृतिक खेती में मैं 62 से 55 से 62 मन तक गेहूं, यानी कि 22 कुंटल से ऊपर जितना भी हो जाए, कम नहीं है। और 6 और 7 हज़ार रुपये कुंटल मैं घर पे बेच रहा हूं। और जो हमारे रसायन से कर रहे हैं वो 2500-2800 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं और निकल रही है वही, और लागत भी बढ़ रही है। लागत बढ़ रही है। और आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहे तो आपको उसका भी लाभ ज्यादा है। उसका लाभ हमें ये है कि हमारे पास गायें हैं जिसका दूध है, घी है, गोबर है, गोमूत्र है, वो सब ऑर्गेनिक है। हाँ। उससे हम खाद बना रहे हैं। जो पहले प्रक्रिया थी कि भाई अपनी गाड़ी ट्राली भर के गोबर डालना होता था, अब उसका एक विकल्प आ गया है, जीवामृत, जो ड्रम में तैयार होता है। हमारे घर में गोबर है, गोमूत्र है, गुड़ है, गन्ना है, चना है, उसका आटा है, यही डाल करके वो खाद बनाया जाता है, जिससे मैं कर रहा हूं और लाभ ले रहा हूं। एक बात बताइए आप कि जो आप बाजार से जाइए, बाजार में अच्छे से अच्छा रेट चने का 100 रुपये किलो से कम रहेगा, और हमने समझो करीब 12-13 हज़ार रुपये कुंटल बेचा है और घर से बेचा है। कोई आदत नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। तेल हमारा, सरसों आप बेचेंगे वही 60-65 रुपये किलो बिकेगी, यानी कि 6,500 रुपये कुंटल। मैं तेल सरसों का 400 रुपये लीटर और 350 रुपये लीटर, दो प्रकार की है, पीली सरसों, काली सरसों, जिसका 400 और काली सरसों का 350 रुपये लीटर मैं घर से बेच रहा हूं, मैं कहीं बाजार नहीं जाता। तो ये उसमें ये बताओ ना कि मैंने इतना, मेरे बाजार से आप लाएंगे तो 150 रुपये लीटर मिलेगा, मैं बेच रहा हूं 300 और 400 रुपये लीटर, तो मेरे को लाभ हो रहा है और मैं किसी प्रकार का कोई बाहर से बाजार से मैं कुछ लेकर नहीं आ रहा, तो मेरा खर्चा कम हो गया। खरपतवार नाशी, इसमें फसल अगर अच्छी होगी, किसी प्रकार की खरपतवार नाशी की कोई जरूरत नहीं।
उसमें कीटनाशी, कीट को रोकने के लिए मैं घर पे बना रहा हूं। मेरे पास गायें हैं, मैं गोमूत्र इकट्ठा करके 10 परनी, जिसको हम बोलते हैं 10 प्रकार का खरपतवार, जिसको नीम, आक, धतूरा, लहसुन, मिर्ची, तंबाकू, कनेर, भांग, अश्वगंधा वगैरह, ये डाल करके उसका मैं घर पे जो है ना कीटनाशी बना रहा हूं और मैं स्प्रे कर रहा हूं और मैं सफल रहा हूं। मैंने मूंग में, चने में, जवार में, बाजरे में, सब में, मक्का में, सब में प्रयोग किया है और मैं 100% सफल रहा हूं। और मैं 1% भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, मैं 1% झूठ नहीं बोल रहा कि मैं बनावटी बातें कर रहा हूं और उससे मैं किसानों को भ्रमित कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारा 100% सच है। जी बिल्कुल, और ये इसीलिए हमारा मंच है सच के साथ, क्योंकि यहाँ पर भ्रमित नहीं किया जाता, सेंसेशन नहीं फैलाया जाता, यहाँ पर सच्चाई आप तक पहुंचाई जाती है और इसीलिए हम कार्बन खेती की सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो तो देखिए काफ़ी अनुभवी हैं, ये तो इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की भी खेती देखी और ये जानते हैं, लेकिन जो हमारा आज का किसान है उसके लिए थोड़ी पुरानी चीज़ सही लेकिन नई जैसी है। तो आपको लगता है कि जब हम एक नेशनल गोल की तरह आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपना मिशन भी रखा है, गोल भी रखे हैं, तो एक हमें स्ट्रक्चरल तरीके से किसानों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि इस पर कुछ और कार्य किया जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए अंजू जी, क्या है, जो सरकार के स्तर पर इसमें कई प्रयास चल रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, सॉइल कार्ड को लेकर के है, और राष्ट्रीय वन जीवीकरण जो इस योजना को कार्बन खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है, खास करके जो उन युवा साथियों को, हम बाजार से धनिया खरीद के लाते हैं और हमारे घर के आंगन में जो धनिया उगाई जाती है उसमें टेस्ट में आपको पता है कि कितना अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या प्रभाव है। हम जो पहले चना खाते थे, हमारे साथ किसान भाई बैठे हैं, वो जो सुगंध थी वो कहीं खो गई है, वो आपको कार्बन खेती में मिलेगी। जैसे वो जो गेहूं का जो टेस्ट होता था, सब्जियों का टेस्ट खो गया है, मतलब वो फीकापन जो आ गया है। जब जैसे हमारे किसान भाई बैठे हैं, जब आप कार्बन खेती की ओर जाते हैं तो आपको वो टेस्ट भी मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब समझाने की जरूरत है किसानों को, क्योंकि सरकार अपने स्तर पे खुद चाहती है कि जो अलग अलग योजना है इनको लेकर के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन और आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं कम से कम ऐसे 50 किसानों को जानता हूं जो बीटेक एमटेक हैं और स्मार्ट फार्मिंग की ओर आ गए। मतलब नौकरी छोड़ करके। बिल्कुल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नीति, विज्ञान और किसान की, और ये तीनों जब एक बिंदु पर पहुंचेंगे तो है वो कार्बन की खेती समावेश। जी बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमारी सरकार, जैसे कुछ बातों का अंकित जी ने जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या कर रही है, कैसे किसानों तक पहुंचा जा रहा है, एक्सटेंशन वर्क कैसे किया जा रहा है, इस पर भी नजर डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो, अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो, अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कार्बन की खेती की, यानी एक ऐसी कृषि की पद्धति जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल है और जिसमें जो उत्पादन है वो हमारी सेहत के अनुकूल है। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सर, अब मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगी कि
अभी आपको क्या लगता है कि जो हम अगर अभी हम एक किसान की बात कर रहे हैं और जो किसान अपने खेत में इन तमाम पद्धतियों को अपनाता है उसका एक अपना एक माइक्रो क्लाइमेट वहाँ पर बनता है, लेकिन अगर हम इसे बड़े स्तर पर करेंगे तो उससे किस तरह के विजिबल चेंजेस हम देख सकते हैं जैव विविधता में खास तौर पर? देखिए, जब हम छोटे लेवल पर करते हैं तो उसका प्रसार कम होता है, लोगों तक बात कम जाती है। जी जी। लेकिन हम जिस चीज़ को लार्ज स्केल पे करते हैं या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से करते हैं या एफपीओ के माध्यम से करते हैं तो उसकी बात दूर तक जाती है, उसका असर काफ़ी होता है। तो इसी तरीके से जो कार्बन खेती की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रचार और प्रसार जो है फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होना चाहिए, गवर्नमेंट्स के थ्रू होना चाहिए, केवी के थ्रू होना चाहिए, जिससे किसान तो कर रहा है लेकिन वो टुकड़ों में कर रहा है। हाँ, मेरा जैसे सर हम बात करते हैं कि ठीक है एक जिले की जो खास फसल है, जैसे हम करते हैं एक जिला एक उत्पाद कि और उसको हमने जीआई टैग दे दिया, वो उस जिले की खासियत है और उसी को और पोषित करने का प्रयास करते हैं। अब हम अलग अलग किसानों को जो समझा रहे हैं आप इस तरह की खेती करिए वैसा लाभ होगा, लेकिन क्या हम ऐसे किसी नीति की कल्पना कर सकते हैं कि पूरा जिला ही एक ऐसा बन जाए जो कार्बन की खेती कर रहा है? बिल्कुल, जैसे अब आपने बताया जिला, मैं कह रहा हूँ एक स्टेट है, जैसे सिक्किम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है वो, उसमें वहाँ गवर्नमेंट के इंसेंटिव से, गवर्नमेंट के प्रयास से वहाँ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स पे बैन है, उनकी एंट्री ही नहीं है। तो किसान अगर मन से चाहता भी होगा तो वो नहीं प्रयोग करेगा। तो वो पूरा स्टेट एक ऑर्गेनिक स्टेट हो गया। वहाँ का कार्बन कंटेंट आप कंपेयर करेंगे पंजाब हरियाणा से, बहुत फर्क मिलेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को या जिला स्तर पर एक डिमार्केशन करना पड़ेगा कि भाई ये क्षेत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फिक्स है, इसमें कोई भी किसान जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करेगा, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेगा, जो भी करेगा जैविक माध्यम से करेगा। तो वो एरिया बढ़ गया और उसमें जो भी उसमें किसानों को आश्वासन भी हो कि अगर वो करेंगे तो उनको ये लाभ मिलेंगे। बिल्कुल, मैं अभी बात की थी आपने कार्बन क्रेडिट की। कार्बन क्रेडिट का गवर्नमेंट ने रेट निर्धारित किया है कि अगर आप इतना ग्रीन हाउस गैसेस का या कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस करेंगे तो आपको इतनी सब्सिडी, इतना पैसा आपको मिलेगा। अगर आपने कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया और वो जैसे कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है उसको 1 कार्बन क्रेडिट बोलते हैं, उसका रेट जो है 800 से 1200 रुपए तक मिलता है। अगर किसान सारी पद्धतियों को अपनाएगा, इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र है और धान की पराली है तो धान की पराली को अगर किसान खेत में ही मिला देता है पूरी को, तो वो 1 क्रेडिट, 1 कार्बन क्रेडिट जनरेट कर लेता है। तो 1 कार्बन क्रेडिट अगर वो 1 हेक्टेयर से कर लेता है और 1 खाली पराली से अगर वो सीधी बुआई करता है उससे भी कार्बन क्रेडिट अर्जित होगा। तो इस तरीके से वो अपनी एक एडिशनल आय का साधन बना सकता है। और जब लालच होगा पैसे जोड़ने का और उसको पता है, देखिए कोई भी तकनीक तब तक सिद्ध नहीं होती है, तब तक नहीं फैलती है किसानों में जब उसमें आर्थिक लाभ किसान को नहीं दिखाई देगा। ठीक है कुलदीप जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम कार्बन खेती की बात कर रहे हैं या फिर कार्बन कैसे रिचार्ज करें मिट्टी में, लेकिन ये एक अब पानी कितना भरा वो तो आप देख सकते हैं, हमारे टैंक में इतना पानी भरा हुआ है, हमारे खेत में इतने हेक्टेयर में फसल हुई, लेकिन इसे आप माप नहीं सकते। और जिस चीज़ को हम आंखों से देख नहीं सकते, माप नहीं सकते, वो थोड़ा सा उसको बिलीव करने में थोड़ा असहज रहते हैं हम। लेकिन आप हमारे दर्शकों को समझाएं, हमारे किसानों को समझाएं कि वो कैसे समझे कि हमारी मिट्टी में कार्बन अच्छा है और जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रभाव दिख रहा है, वो कैसे समझे इसको? देखिए, जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकार जो हमारी प्रयास कर रही है, कृषि विज्ञान केंद्र या पूसा संस्थान से अभी की मैं बता दूं, पिछले महीने 16, 17, 18 3 दिन का एक मेरे घर पे 50 किसानों का एक कार्यक्रम था जिसमें वो ट्रेनिंग बोल लेंगे हम। अभी 2-3 दिन पहले कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से था। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ये जो वैज्ञानिक हैं गांव-गांव जा करके इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो एक तो उसमें जल्दी ये बात फैलेगी। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से बार बार इस चीज़ को दिखाया जाएगा कि भाई
कार्बन खेती करने से हमें ये लाभ मिलेगा, ये हानि रहेगी, किसी प्रकार की हानि है नहीं, लेकिन लाभ आप अगर बार बार बताएंगे आप किसान थोड़ा को, एक साइंटिस्ट की नज़र से इसे समझाएंगे, क्योंकि ये टेंजिबल नहीं है, इसे आप ऐसे पकड़ के कि फसल है, ये इतनी हो गई, ये इतना पानी हो गया, तो किसानों को थोड़ा सा समझ इसको लेकर कैसे डेवलप हो, ये बताएं थोड़ा। इसको जी सर, आप बात पूरी कर लीजिए। इसको डॉक्टर साहब, इसको समझाने का यही तरीका है कि भाई जब हमें उस काम को करेंगे और हमारी पैदावार होगी तो उसमें अपने आप किसान अपनी तरफ उस तरफ बढ़ जाएगा। जी 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 हाँ, जी सर, आप कुलदीप जी ने बिल्कुल सही बताया। जी, जी, जी। देखिए, अभी बात हो रही थी कि कैसे हमको आंखों से दिखाई दे कि आपका कार्बन बड़ा है। हम वो तो हम किसान कहेगा मैंने तो की खेती, अब बताइए कहाँ है कार्बन। हाँ, देखिए पैदावार तो बढ़ गई, कि घर में आ गई और जेब में पैसे आ गए, तो पता लगा मेरी इतनी पैदावार, लेकिन कार्बन कैसे दिखाई देगा? कार्बन आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि जो भी किसान अपना कार्बन कंटेंट नापना चाहता है, सॉइल टेस्टिंग करा करके उसको पता लगेगा आज मेरे पास इतना कार्बन कंटेंट मेरी मिट्टी में है। अगर 2 साल तक बिल्कुल मैं सीधी बुआई करूंगा धान की, पटलिंग नहीं करूंगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा और पेड़ लगाऊंगा, 3 साल 4 साल बाद अगर वो सॉइल टेस्टिंग करेगा तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बड़ा दिखाई देगा। बिल्कुल सर, यही मेरा सवाल था। अच्छा, दूसरी बात मैडम, मैं बीच में रोक रहा हूँ, सैटेलाइट्स इमेजेस से आपको ये पता लग जाता है आज विश्व कहां से कहां पहुंच गया। अगर 3 आदमी हैं तो मैं पहचान सकता हूं कि राम कहां है, श्याम कहां है और श्याम सुंदर कहां है। तो सैटेलाइट टेक्निक से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी में आज कितना कार्बन कंटेंट है और 3 साल बाद कितना है। आज बहुत सारे स्टार्टअप चले हुए हैं जो कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं और ये बताते हैं कि ये स्टार्टअप है, ये ऐप है, उसमें किसान जा करके अपलोड कर सकता है अपनी डिटेल्स कि मैं यहाँ का किसान हूँ, मेरे पास इतना एकड़ जमीन है और मेरी ये इंफॉर्मेशन है, ये गांव है, इतना क्षेत्रफल है, वो स्टार्टअप पे अपलोड करेगा। तो सही कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे हैं, बोमित्रा जो हैं, कई जो हैं इंटरनेशनल भी ऐसे हैं जिनके सेंटर भी इंडिया में है, वो आपस में कांटेक्ट करेंगे और आपकी अपलोड करेंगे, आपका स्टेटस बता देंगे कि आज आपके 2 एकड़ जमीन है या 2.5 एकड़ जमीन है या 2 हेक्टर है, उसमें कार्बन कंटेंट आज इतना है और 5 साल बाद कितना है। तो किसान अपने आप डिफरेंस निकाल लेगा। बिल्कुल, मतलब वही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हवा में तीर चला रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इस तरीके से ना दिखाई दे, लेकिन आप जब टेस्ट कराएंगे अपनी मिट्टी का तो उसमें जरूर ये पता कार्बन चलेगा। खेती एक सच्चाई है, एक बिल्कुल क्लियर कट सच्चाई है जिसको किसानों को सब किसान जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जीरो टिलेज क्या है और उसको डायरेक्ट सीडेड राइस कैसे लगाया जाता है, उसका क्या फायदा है। लेकिन इन सबको एक साथ ला करके सिस्टमेटिक पद्धति से अपना करके उसको चालू रखना है। जी बिल्कुल। अंकित जी, आप क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हम अंतिम पड़ाव में है, तो मैं कुछ मीडिया की भूमिका के बारे में भी जानना चाहूँगी। देखिए, हेडलाइंस आज भी वही बनती है जो तड़क भड़क के साथ हो, जिनमें सेंसेशन हो और जो आई बॉल्स को खींचे। कृषि एक ऐसा सौम्य, मैं कहूँगी, मैं तो इसके लिए सौम्य वर्ड ही इस्तेमाल करूँगी, बहुत ही सौम्य विषय है और उसे हम हेडलाइंस में तभी देखते हैं जब कोई विरोध होता है या फिर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, बाढ़ सूखा आता है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, जिस तेज़ी से हमारी सरकार इस दिशा में काम करे, कि आने वाले समय में हेडलाइंस ये बने कि फला जिले का किसान, उसने इतनी कार्बन खेती की और उसने इतना कार्बन क्रेडिट अर्जित किया? मीन्स किसान की पहचान में डिस्टर्ब कर रहा हूं। कार्बन फार्मर्स, हु विल बी फार्मर्स बाय द नेम ऑफ कार्बन फार्मर्स। कहते हैं ना, ये गेहूं का फार्मर्स है, ये गेहूं का साइंटिस्ट है, ये दलहनी किसान है, ये धान का किसान है, ये मखाना का किसान है, ये कार्बन का किसान है। बिल्कुल। अंकित जी, आपकी राय क्या है इसमें? जी अंजू जी, देखिए, कोविड के बाद में जब अखबारों में कभी हेल्थ की खबरों को और किसानों की जो खबरें हैं उनको जगह नहीं मिलती थी, उसके बाद में जो कवरेज हो रहा है, अब तो पूरा अखबार आ रहा है। मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से जारी होता, जो केवल किसानों की खबरें हैं और खास करके हर अखबार को अब गांव में अपने वो स्पेशल रिपोर्टर हायर कर रहे हैं। पहले गांव की खबरें नहीं आती थी क्योंकि वहां से आय जीत नहीं थी। अब सबको पता है कि भविष्य वही है,
जीवन वही है। तो हमें किसानों को खास करके जो जागरूकता कार्यक्रम है हमें उनको प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा। और किसी भी किसान ने अगर अच्छा किया है तो जैसे सेलिब्रिटी की बड़ी सी फोटो छपती है अखबार में, हमें उस किसान को छापना पड़ेगा, उसकी सफलता और उसकी कहानी। और ये आ भी रही है, बहुत सारी ऐसी मैगजीन हैं जो केवल किसानों की इस योजना में खासकर कार्बन खेती पर आधारित है। वो लेकिन हम चाहते हैं मुख्य धारा में भी ये चर्चा हो। जी जी, डिजिटल में लेकर के बहुत सारी, चूंकि देखिए जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो अपनी डिजिटल क्रांति की ओर से, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में पूरा एक आयुर्वेदिक का पूरा बाजार खड़ा है, उसके पीछे कैसे खेती कहाँ उग रहा है वो पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं। वो आपको ये जो अपना कीटनाशक दवाइयों की खेती है उसका नुकसान बता रहे हैं और इसके लाभ क्या है। ये भविष्य का संकेत है, क्योंकि अगर आपको जीवन सुरक्षित रखना है तो ऑर्गेनिक खेती में आपको आना पड़ेगा। और ये मिथ है, ये सभी लोग जानते हैं कि इस पे आपको रेट भी ठीक मिलेगा और अपना जीवन भी सुरक्षित है। इसको अवेयरनेस की जरूरत है। सरकार इस पर और कई योजना ला रही है। अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, इस बजट में भी एआई का प्रावधान है, उसमें कार्बन खेती को खास करके ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर को पैसा मिला है जो 1-2 महीने में जमीन पर उतरेंगे। और निश्चित ही इस क्षेत्र की ओर में सरकार भी सजग है और हमारे युवा भी हैं, इस ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। जी, हमारे किसान जो हैं, मैं उनसे चाहूंगी कि अंत में हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो कर दिखाया है और मैं चाहती हूँ कि आपको देखने के बाद कुछ और किसान कर दिखाएं और अगली बार वो हमारे साथ हों। और गुजारिश करो कि सारे किसानों से कि आज आप एक हैं, अगली बारी 10 और आए। जी सर। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसान को कार्बन खेती करने में, प्राकृतिक खेती करने में किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं है, कोई हानि नहीं है। दूसरा, सरकार हमारी दिन प्रतिदिन, डॉक्टर साहब ने बताया कि 1-2 महीने में सरकार इस पे उतरने वाली है, उतर चुकी है। क्यों, मैं अभी इसी पिछले महीने और इस महीने में मैं 3-4 कार्यक्रम में अपने घर पर करवा चुका और जिसमें सरकार का सहयोग रहा, किसानों को कुछ यंत्र वितरित किए गए। तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार दिन प्रतिदिन इसकी तरफ बढ़ रही है और हमारा भी फर्ज है कि हम उसको अपने अंदर ढालें, उसी तरीके से हम जो प्राकृतिक खेती पहले करते थे उस तरफ करें, उसी तरफ बढ़ें, तो हमारा भी और आप सामने वाले का भी दोनों का लाभ होगा, उसका स्वास्थ्य होगा, हमारा भी स्वास्थ्य बचेगा और आर्थिक भी लाभ हमें होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप स्टूडियो में आए और अपने अनुभव साझा किए और सीधा हमारे किसानों से आपने यहाँ पर अनुरोध भी किया, आह्वान भी किया कि वो भी इस तरह की खेती के साथ जुड़े। अंकित जी हमारे साथ थे। अंकित जी, आपने अपने भी अनुभव साझा किए और मीडिया की भूमिका और कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है इसमें भी आपने हमारे इस चर्चा में जान डाल दी। और सर आपका, राजवीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको समझाया। तो बिल्कुल साफ है कि कृषि अन्न तो उगाती है लेकिन समाधान भी उगाती है। और जो हम पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की, यानी एक वैश्विक समस्या है, इसका वैश्विक समाधान होगा और उसमें हमारा देश एक की प्लेयर हो सकता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और ऐसे में अगर हमारे किसान ठान लें कि उन्हें कार्बन की खेती करना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल सच के साथ में इतना ही। एक बार फिर से सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।